गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यार से चैनल लेट्स बिगिन में। आज के लेक्चर में हम लोग, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको कहा था कि सीखेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक का अपने में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट क्योंकि जो हमारा मेन हीरो है इस यूनिट का लैग्रांजियन, उसको समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना बेहद डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में बेसिकली क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी से आगे की बात है। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप सभी को इस वर्ड के बारे में भली बात पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 11 में। तो जल्दी से बताइए क्या होता है? ये होता है, क्या होता है? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यही होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बस इतना ही। क्या अगर आपके पास एक पॉइंट P है, मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए। ठीक है, इस पॉइंट P की मुझे कोऑर्डिनेट बतानी है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट P की पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं बताऊंगा भाई ये पॉइंट P x एक्सिस से x1 डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से y1 डिस्टेंस पे है और z एक्सिस से z1 डिस्टेंस पे है। दैट मींस इस पार्टिकल P की पोजीशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये x1 y1 z1, यानी मुझे इस पार्टिकल P की पोजीशन को बताने के लिए कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ी? 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यही बताता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू लोकेट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन एन स्पेस। यानी तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू completely specify the position of object। यानी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्यों हमने पढ़ा? क्योंकि इसी से रिलेटेड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ठीक है, अभी ये फालतू में टाइम पास के लिए वीडियो लॉन्ग करने के लिए नहीं लिखा है, बस ये क्योंकि ये इससे रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए इसको समझना जरूरी था, एक बार रिवाइज करना जरूरी था। ठीक है, तो अब ये पार्टिकल P की एक पार्टिकल को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास 2 पार्टिकल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको लोकेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट के x2 y2 एंड z2 की रिक्वायरमेंट होगी। 3 पार्टिकल है तो x3 y3 z3 4 एंड सो ऑन। तो यानी एक पार्टिकल को लोकेट करने के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की, 2 पार्टिकल को लोकेट करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट्स की, तो इसी तरह से n पार्टिकल को लोकेट करने के लिए आपको 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। ये चीज याद रखनी है। इफ n बी द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट then degree of freedom will be 3n। कितने होंगे? 3n। यानी अगर आपके n डिग्री ऑफ फ्रीडम n पार्टिकल्स हैं तो उसको लोकेट करने के आपको 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं, एक को लिए 3, 2 के लिए 6, इस तरह से, तो 3 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं इसलिए 3n। ठीक है, तो अगर आपके पास n पार्टिकल है तो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम की रिक्वायरमेंट होगी। इसी से जनरलाइज कोऑर्डिनेट का भी फार्मूला बनेगा, इसलिए ये सब बात को रिवाइज करना जरूरी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिए, अब मैंने कह दिया कि अब आप एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट को समझने के सबसे पहले एक एग्जांपल की जरूरत समझते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा वेट है मेरा डस्टर, तो रब करने के लिए रखना। ठीक है, तो अब आप सपोज कीजिए आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है, समझ लें एक स्फेयर है और एक पॉइंट P है। यहाँ पे हम इस सेंटर लग लेते हैं इसे। ठीक है, सेंटर लग तो नहीं है, ये सेंटर है। ठीक है, तो अब इस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट, अब क्योंकि सर्कल हम बात करते हैं, सर्कल स्फेयर 3D हो जाएगा, हम सर्कल की बात करते हैं, 2D प्लेन है। तो इस पार्टिकल P की पोजीशन लोकेट करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी? 2, कि 2D प्लेन है। ठीक है, तो
इस पॉइंट P की पोजीशन को लोकेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सर्कल मुझे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, आप सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ऐसे रेडियस होगा ऑब्वियसली बात ये, और ये एक रेडियस होगा, मैंने यहाँ पे थीटा एंगल पे मिला दिया, तो अब क्या होगा, अब मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने की जो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, केवल एक, थीटा। अगर मैं इस थीटा की पोजीशन बता दूं आपको कि थीटा इस समय 45 डिग्री है, तो आप तुरंत बता देंगे पार्टिकल यहाँ पे, बोले हाँ, ठीक है। अच्छा, सपोज कीजिए मैंने कहा कि थीटा इस समय 135 डिग्री है, ये थीटा इस समय 135 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है आप तो तुरंत यहाँ से उठ के आएंगे, भाई पार्टिकल इस समय यहाँ पे, क्योंकि थीटा इसी के अलाउंग तो रोटेट, पार्टिकल इसी के अलाउंग तो रोटेट कर रहा है, तो इस समय पार्टिकल यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इस समय इसके कोऑर्डिनेट सपोज क्या होगा, हम सपोज कर लेते हैं x2 y2 होंगे, मैंने कहा थीटा 180 डिग्री है, चलिए थीटा 180 डिग्री है, तो पार्टिकल यहाँ पे होगा, आप बिना आंख बंद किए बता सकते हैं पार्टिकल यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट x की y के इस समय जूम कर लेते हैं, यानी मुझे एक ही वही पार्टिकल है बट उसकी पोजीशन में अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर डिफाइन करूं, तो अगर मैं इस कार्टेशियन के साथ जाऊंगा तो मुझे दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है x एंड y, बट अगर मैं इस एंगल के साथ जाऊंगा तो मुझे केवल एक कोऑर्डिनेट बता दीजिए, मेरा काम हो जाएगा, समझे। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम में बस यही डिफरेंस है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता था, कोऑर्डिनेट कितने जरूरत पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसकी सपोज इस समय एक पार्टिकल की दो पोजीशन को लोकेट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ रही है, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, बट अगर मैं थीटा बता दूं तो मैं एक ही कोऑर्डिनेट के जरिए, थीटा एक कोऑर्डिनेट की तरह एज्यूम करते हैं, तो एक ही कोऑर्डिनेट के जरिए मैं इस पार्टिकल की पोजीशन को इजीली लोकेट कर सकता हूं, बोलिए हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to locate the position of an object. मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स required to locate the position of object। अब जो मेन वर्ड अब आ रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, having some constraints। अब constraint क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, नॉन कॉन्स्टेंट, नॉन, ये सब मैं पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुका हूं, तो अगर आपको कॉन्स्टेंट्स के बारे में समझना है तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जो कि इस पार्टिकल P की पोजीशन को लोकेट करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं। बट मुझे इस पार्टिकल को लोकेट करने के लिए जो मिनिमम कोऑर्डिनेट चाहिए उनमें मुझे सर्टेन कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, और कंस्ट्रेंट जो कंडीशन होते हैं किसी मोशन को रोकने के, किसी भी मोशन पे जो लगी हुई कंडीशंस होती है उन्हें हम कंस्ट्रेंट कहते हैं। एक डिटेल इन्फॉर्मेशन में पिछले वीडियो में देख चुका हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट यानी कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो अब इस पार्टिकल की जो लोकेट, अब मैंने इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई, मैंने ये कहा कि ये 2D प्लेन पे रहेगा, ये 2D प्लेन पे ही रोटेट करेगा, पहली कंडीशन। मैंने क्या कहा था, ये 2D प्लेन पे ही रोटेट करेगा, मैंने पहले ही आपसे कहा। दूसरी कंडीशन मैंने ये कही, एक मिनट, ठीक है, तो मैंने एक आपसे बात की कि ये 2D प्लेन और इस सर्कल पे रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस पे कितनी कंडीशन लगी, एक, ठीक है। दूसरी कंडीशन मैंने कहा क्या कि ये पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग ही रोटेट करेगा, ये पार्टिकल इस सर्कल के अलोंग ही रोटेट करेगा। तो कितनी कंडीशन होगी, दो कंडीशन मैंने इस पार्टिकल P पे लगा दी। जब कंडीशन लग गई तो इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा। अब देखिए सपोज मैंने कहा इसकी कंडीशन के, कंडीशन को मैं K से डिनोट कर रहा हूँ, कंडीशन को मैं K से डिनोट कर रहा हूँ, तो दो कंडीशन लगी। पहली कंडीशन क्या थी कि ये पार्टिकल सर्कल पे रिवॉल्व करेगा, पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व ओनली ऑन सरफेस ऑफ सर्कल, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी, इट मूव्स इन 2D प्लेन, इट मूव्स इन 2D प्लेन, ठीक है। सर्कल पे रोटेट करेगा सरफेस पे और 2D प्लेन पे, दो कंस्ट्रेंट लग गई, ठीक है। तो और इस पार्टिकल कितना, एक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एक, ठीक है। तो अच्छा इस पार्टिकल अगर एक है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी सर 3n, दैट इज 3 into 1 यानी 3। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3 है। बट
इस पे कंस्ट्रेंट आपने कितनी लगा दी, 2 कंस्ट्रेंट लगा दी। तो अब इसकी जनरलाइज कोऑर्डिनेट, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस फिगर को नहीं रब करते हैं अभी, इसका काम लगेगा। तो यहाँ तक हमने बात कर ली, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है, और इस पे कंस्ट्रेंट कितनी लगा दी मैंने, कंडीशंस 2 लगा दी। तो इसके जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे 3n माइनस के, 3n माइनस के, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 3n माइनस के, जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3n माइनस के, दैट इज 3 into 1 minus 2, यानी 3 1 3 minus 2 यानी 1। तो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपको थीटा मिल गया, यानी अब इस पार्टिकल की पोजीशन आप केवल एक कोऑर्डिनेट के जरिए भी निकाल सकते हैं। वो यहाँ पे क्या, वो कोऑर्डिनेट इस समय क्या है, थीटा है, इस पोजीशन को लोकेट करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जनरलाइज कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक रिलेशन की तरह यूज कर सकते हैं, 3n माइनस के। यहाँ पे के क्या है, कंडीशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, के क्या है, कंडीशंस। और जिसे अगर और थोड़ा सा हाई फाई लैंग्वेज में बात करें तो के क्या है हमारा, कंस्ट्रेंट, क्या है, कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट को मैं आप डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। तो 3n माइनस के, 3 1 3 माइनस 2, यानी एक कोऑर्डिनेट सफिशिएंट होगा इस पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम समझ गए हैं क्या होता है। अब इसको एक और डेली लाइफ एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, और फिर हम इसके कुछ 1-2 क्वेश्चंस के भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल के जरिए, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं एग्जांपल, एक और एग्जांपल के जरिए समझाना चाह रहा हूँ, जिससे आप फाइनली इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपका एक फ्रेंड है जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, ठीक है। आपका एक फ्रेंड है जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है, और वो इस गांव का इकलौता डॉक्टर है, वो उस गांव का इकलौता डॉक्टर है, ठीक है। तो उसने आपको इन्वाइट किया, तो आप गए वहां पे, आप बस से उतरे, ठीक है। अब आपको उस फ्रेंड के यहाँ जाना है, उस गांव का इकलौता डॉक्टर है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो अब आप बस से उतरे, अब पहली बार गांव में गए, तो ऐसे तो घूमते घूमते नहीं चले जाएंगे, चलते चलते आपको उसकी पता बताना होगा। तो जैसे ही आप उतरे, आपको एक पर्सन एक्स मिला, आपके फ्रेंड का नाम हम मान लेते हैं हर्षित, थोड़ा सा उसे अमीर बना लेते हैं सिंघानिया, थोड़े नाम में भी सिंघानिया वाले टाइप के लोग थोड़े अमीर लगते हैं, ठीक है। तो हर्षित सिंघानिया इसका नाम है। आपका नाम, चलिए आप नहीं, मैं हूं ये पिंटू। तो मैं पिंटू द ग्रेट बस से उतरा और मैं इस पर्सन एक्स के पास गया, इस पर्सन एक्स के पास गया, और मुझे हर्षित सिंघानिया के पास जाना है। मैं बस से उतरा, मुझे एक पर्सन एक्स मिला, मैं इसको कैसे पहचानूंगा, मतलब मैं इसके घर कैसे जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, मैं गया इसके पास, मैं गया, मैंने बोला भैया मुझे हर्षित सिंघानिया के पास जाना। ओके, तो पिंटू द ग्रेट आ चुके हैं और उन्हें हर्षित सिंघानिया के घर पे जाना है। तो सबसे पहले वो इस पर्सन एक्स के पास आएंगे और वो उनको यहाँ पे जाना है। सबसे पहले वो क्या कहेंगे, मुझे हर्षित सिंघानिया के पास जाना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मुझे हर्षित सिंघानिया के पास जाना है। तो भैया ये कहेगा, अरे भैया कुछ और तो बताओ, यहाँ पे 10 लोग हैं हर्षित सिंघानिया। तो भैया 10 लोग हैं, तब वो क्या करेगा, तब वो क्या कहेगा, अच्छा वो जो है वो टॉल एंड, सर टॉल जो थोड़ा सा थिन लगते हैं, थिन एंड शॉर्ट हाइटेड है। अच्छा, अरे वो भैया यहाँ पे ऐसे भी 5 लोग हैं। तो इसने कहा भैया ऐसे भी 5 लोग, यानी टॉल एंड शॉर्ट हाइटेड के भी 5 लोग हैं जिनका नाम हर्षित सिंघानिया है। तब आप क्या कहेंगे, अच्छा उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो कैसा है, व्हाइट है, यानी वो कैसे लगते हैं, गोरे लगते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी बता दिया, फिर भी वो नहीं समझ पाया कि आपको किस पर्टिकुलर हर्षित सिंघानिया के पास जाना है। फिर आपने एंड में कहा उनके पिताजी जो है वो स्कूल के मास्टर हैं, उनके पिताजी जो है वो स्कूल के मास्टर हैं। और तब वो समझ गया कि आप मास्टर दीनानाथ सिंघानिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बात हो रही थी, तो वो समझ गया इकलौते ऐसे मास्टर जिनका बेटा डॉक्टर है, तो वो आप तुमको वहां से ले जाएगा हर्षित सिंघानिया के पास। यानी आपको इस एक पर्सन की पोजीशन को बताने के लिए कितनी चीजों की जरूरत, कितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी। सबसे पहले आपने उसका नाम बताया, फिर आपने उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बताया, थिन एंड शॉर्ट हाइटेड, फिर आपने उसका कलर कॉम्प्लेक्शन बताया, व्हाइट, तब भी वो नहीं लोकेट कर पाया। एंड में आपने जब उसके बताया फादर का नाम दीनानाथ सिंघानिया, तब वो आपको हर्षित सिंघानिया के पास लेके जाएगा। क्लियर, यानी एक पार्टिकल की लोकेशन के लिए इतने इंफॉर्मेशन जरूरत थी। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था,
कि जो हर्षित सिंघानिया ये गांव के इकलौते डॉक्टर है। तो अब आप फिर से बस में बैठिए, अब पिंटू जी फिर से बस में बैठे, फिर से इसे एक्स पर्सन ही मिला। उसने क्या, उसने पूछा कि मुझे गांव के डॉक्टर साहब के पास जाना है, मुझे गांव के डॉक्टर साहब के पास जाना है। अच्छा, तो तुम्हें डॉक्टर साहब के पास जाना है, तो तुरंत आपको लेके चला जाएगा। गांव में तो इकलौता ही डॉक्टर है, और तो कोई है नहीं वहां पे डॉक्टर, है कि वहां पे, ऐसा तो है नहीं वहां पे कोई और डॉक्टर। तो एक डॉक्टर की इंफॉर्मेशन देते ही वो आपको हर्षित सिंघानिया के पास ले जाएगा। यानी तो ये सब जो है इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी इन सबके जरिए भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और ये जो डॉक्टर साहब ये इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, यानी एक इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है सबके बारे में बताने के लिए कि वो पर्सन कौन है। तो यही डिफरेंस होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट और डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ठीक है। यानी जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स की जरूरत करता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेता है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का सिंबल क्या होता है, इट इज, आई होप आप समझ गए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, क्लियर होगा, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय, सिंबल पूछ लिया जाता है जनरली, तो इसे याद रखेंगे क्यू आई, इट इज डिनोटेड बाय क्यू आई, ठीक है, क्यू और सबस्क्रिप्ट में आई, ठीक है। तो ये इसका जनरल सिंबल होता है। और क्योंकि हम लोग इसका एक बेसिक फॉर्मूला जो रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू 3n-k, वो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट के कुछ रिलेशन हो गए। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम इसके एग्जांपल के जरिए, जो कि हम लोग पूछते हैं, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि सिंपल पेंडुलम, अब आपको ये सब करने की जरूरत है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि सिंपल पेंडुलम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, क्वेश्चन आपसे ये आएगा। अब ये तो आएगा नहीं हर्षित सिंघानिया के बारे में बताइए, कि आ जाएगा भैया, ऐसा तो आने वाला है नहीं सर जी, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड बताइए। तो आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिंपल पेंडुलम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, ठीक है। तो एक मैंने सिंपल पेंडुलम ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ये मूवमेंट करते करते यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस समय इसकी जो लोकेशन है वो एक्स एक्सिस से एक्स है, और ये डिस्टेंस y है सपोज, ठीक है, ठीक। और हाँ, अब मैंने क्या कहा, इस पे कुछ कंस्ट्रेंट भी लगानी, क्योंकि मुझे जनरलाइज कोऑर्डिनेट के लिए मुझे कंस्ट्रेंट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस पे मैंने कंस्ट्रेंट लगा दी कि ये पार्ट जो हमारा पेंडुलम है वो केवल एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा, ठीक है। तो आप सपोज कीजिए इस समय इसका पॉइंट x1 y1 था, और इस समय इसकी पोजीशन x2 y2 है, ठीक है। तो यानी इस, क्योंकि ये दो क्या करते हैं एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसकी पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। बट हम इसका एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट होगा थीटा। क्या होगा, अपना प्यारा थीटा। क्यों, अगर मैं बता दूं थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये पार्टिकल यहाँ पे लीजिए सर, यहाँ पे मैं बता दूं थीटा इज इक्वल टू 45, तो उठा के आपने यहाँ रखिए सर जी पार्टिकल यहाँ पे, मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 135, आपने पार्टिकल उठाया और यहाँ पे खड़ा कर दिया, कहाँ है सर जी पार्टिकल इस समय यहाँ पे। तो आप एक कोऑर्डिनेट के जरिए पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हैं, वो कौन सा कोऑर्डिनेट है, थीटा है। अब मुझे फॉर्मूले के जरिए निकालना हो कि इसकी एक कोऑर्डिनेट यानी वो थीटा है, कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या इस पे कंस्ट्रेंट क्या लगाई, मैंने पहली कंस्ट्रेंट ये लगाई कि इट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, इट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, किस प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। मैंने दूसरी कंडीशन ये लगाई कि इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, ये सपोज L है और इस समय ये भी L ही है, ओके। तो लेंथ फिक्स, तो इसकी दो कंडीशन लग गई, लेंथ फिक्स हो गई है और एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। तो क्या होगा, दो कंडीशन, दो कंस्ट्रेंट, एक पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इस समय कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एक पेंडुलम है तो एक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा इस समय, आपको मैं बता चुका हूं 3n, दैट इज 3 into 1 दैट इज 3। कंस्ट्रेंट कितनी है इस समय, कंस्ट्रेंट इस पे दो लगी है, तो इस पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट QI, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा आपका, जिसे डिनोट हम QI से करेंगे कोऑर्डिनेट, वो क्या होगा 3n minus k, 3n minus k, that is 3 into 1 minus 2 that is 1, और वो 1 क्या है हमारा
थीटा है। आई होप आप समझ गए होंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हैं। आपको अगर कंस्ट्रेंट पता हो और डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो तो आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल पैटर्न का जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा आ गया। इसी तरह से आप कोई चीज जब भी मैं बता रहा हूँ आपको लर्न कर लेनी है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रिमाइंड करके लिख लीजिए, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एक मैंने आपसे कहा इंपॉर्टेंट टर्म स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, सॉरी स्फेरिकल पेंडुलम। डबल पेंडुलम या स्फेरिकल पेंडुलम आप सुन चुके होंगे। स्फेरिकल पेंडुलम सुना होगा आपने, कई बार सुना होगा। इसके आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट इस समय लर्न कर लीजिए। जब मैं लैग्रेंजियन आपको पढ़ाऊंगा तब इसको बताऊंगा कि इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। आपको याद रखना है इसके दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं? 2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट होते हैं। पहला होता है थीटा एंड दूसरा होता है फाई। लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ स्फेरिकल पेंडुलम आर, ठीक है। तो ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं उसको निकालना भी सिखाऊंगा इस टाइम टेकन, तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो आई होप आप समझ गए सिंपल पेंडुलम के। और हाँ, एक खास बात, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन को जनरलाइज कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसके जरिए आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास इस समय जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या क्या है? थीटा है, जी, और हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं? एक्स वाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे? अच्छा, थीटा की वैल्यू इस पे हम देख सकते हैं। थीटा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से एक्स क्या हो गया? एल कॉस थीटा। एक्स क्या हो गया? एल कॉस थीटा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा में निकाल लेते हैं। यहाँ से साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज वाई बाई एल, यानी एल इज वाई क्या होगा? एल साइन थीटा। क्लियर? तो ये देखिए थीटा के टर्म्स में दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कर दिए। अब उल्टा करते हैं, थीटा को इनके कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो क्या होगा? tan थीटा डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो l से l कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा? y बाई एक्स। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय एक्स। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय एक्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कार्टेशियन को आप जनरलाइज में कन्वर्ट कर सकते हो, जनरलाइज को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। फाइनली अब हम एक चीज आपको बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको पता होगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ऑलवेज 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 कम होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ इसी वीडियो में, आपको रिपीट कर देता हूँ कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से ऑलवेज कम होते हैं या बराबर होते हैं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिग्री ऑफ फ्रीडम से ऑलवेज कम होते हैं या बराबर होते हैं। इस एग्जांपल में आपको मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया। इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट 1 था और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम के होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइनली अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम एक लिख लेते हैं। अगर आपके पास 3 पार्टिकल्स हैं, इफ यू हैव 3 पार्टिकल्स, इफ यू, थोड़ा सा वेट हो जाता है ये तो लिखने में प्रॉब्लम होती है। इफ यू हैव, अच्छा यू इस तरह से लिखते हैं वरना कहेंगे सर आप व्हाट्सएप बहुत चलाते हैं। इफ यू हैव 3 पार्टिकल्स देन एंड डिस्टेंस between any two particle is constant, find generalized, अब मैं कैसे लिख देता हूँ, जी से आप समझ जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ठीक है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट लिखा है, तो इफ यू हैव 3 पार्टिकल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पार्टिकल इज कांस्टेंट, फाइंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यू हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए? तो थोड़ा मैं इसको समझा देता हूँ। आपके पास अच्छा एक पार्टिकल है, सपोज आपका इस समय पार्टिकल एक फ्री स्पेस में, ठीक है, फ्री स्पेस में, तो उसकी कोऑर्डिनेट आपको निकालने के लिए कितने चाहिए? बोलिए 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 बोलिए। 3 चाहिए, 3 पार्टिकल्स 3 चाहिए, 3 इसकी पोजीशन चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स। अच्छा मैंने क्या कहा?
डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कांस्टेंट, यानी अगर मैं एक दूसरा पार्टिकल ले आऊं तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट बनी रहेगी। बोलिए हाँ। तो इसके एक चीज तो फिक्स हो गई, इसके जो 3 कोऑर्डिनेट थे उनमें से इस वाले का एक कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, वो तो इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ही रहेगा हर जगह। तो नहीं, एक कोऑर्डिनेट फिक्स, एक जो पोजीशन थी वो फिक्स हो गई। तो कितनी, अब इसकी कितनी बची डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। कितनी बची डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। कंस्ट्रेंट क्या लग गई इस पे? कंडीशन क्या लगी कि डिस्टेंस बिटवीन दीज इज कांस्टेंट। इसकी कितनी लग गई? 2। अब लास्ट ये तीसरा पार्ट, इसका क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ देम इज कांस्टेंट, यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l है, तो इनकी भी डिस्टेंस l है और इनकी भी डिस्टेंस l है। तो इसकी कितनी पोजीशन फिक्स हो चुकी है? एक तो इसके रिस्पेक्ट में फिक्स हो चुकी है, मैं बोल रहा हूँ इसकी l है, इसकी l है और इसकी भी l है। तो इसकी पोजीशन जो है वो इससे फिक्स हो चुकी, एक l, इससे फिक्स हो गई, इससे फिक्स हो गई, एक l। ठीक है, दो जो पोजीशन इसकी फिक्स हो गई, एक पोजीशन बाकी है। तो एक पोजीशन यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक पोजीशन यानी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बताऊंगा मैं इसकी, तो सफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि बाकी तो इससे फिक्स है। तो इन तीनों की टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? 6। जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो कितने हो गए? 6। क्यों? अब मैं इनको जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यों कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने इधर कंस्ट्रेंट लगाने के बाद ये निकाली। अगर मैं कंस्ट्रेंट ना लगाता तो 3 पोजीशन की कितनी होती? 3 एंड दैट इज 9, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब इसमें यानी अगर 3 पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहे हैं तो उनके बीच का जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो 6 होगा। ये तो हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट समझा। अब हम इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे? तो पार्टिकल्स कितने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं हमारे? 3। ठीक है, और तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा हमारा? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? बोलिए सर। 3n दैट इज 3 इंटू 3 दैट इज 9। ठीक है, कंस्ट्रेंट कितनी लगी है इसमें? कंस्ट्रेंट कितनी लगी? कंस्ट्रेंट दैट इज k, वो कितनी लगी हमारी? 1 2 3 कंस्ट्रेंट लगी। ठीक है, तो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा? जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो होगा 3n माइनस k दैट इज 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो फॉर्मूले से भी हम इस नतीजे में पहुंच गए क्या कि इसके कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे? 6 कोऑर्डिनेट अगर मुझे पता चल जाए तो मैं इस सिस्टम के पूरी बता सकता हूँ कि ये सब पार्टिकल्स कहाँ पे। आई होप आप समझ गए होंगे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैग्रांजियन ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है इस पूरी सीरीज के लिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।